हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आई हूँ और आज का ये टॉपिक जो है वो एआई है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह क्या होता है इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। और सबसे पहली बात है ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्यों है। तो ये जो किसी कोई भी जो मेंस का एग्जाम हो, जैसे बीपीएससी मेंस का या 71वीं 72वीं मेंस का एग्जाम हो, हालांकि 70 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड, ठीक है। और आने वाले एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एआई क्या है। इसका आशय है, एआई का मतलब क्या होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एक क्या होता है कि बनावटी जो मानवीय जो बुद्धि होता है उसकी कॉपी करना, है ना। एआई का आशय कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पे मनुष्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि मानव की कार्यबुद्धि का नकल करने वाला एआई। क्योंकि ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। हालांकि अभी ऐसी कोई एआई प्रणाली नहीं है जो एक सामान्य मानव द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके, ठीक है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब बनावटी जो बुद्धिमत्ता होता है मशीन का, वो क्या होता है, ठीक है। और आजकल देख रहे होंगे कि एआई से सभी जो डिवाइस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, इसकी विशेषता देखेंगे। विशेषता आखिर इसकी क्या है। तो इसकी जो विशेषता है वो डीप लर्निंग है ना, डीएल तकनीक है, एमएल तकनीक है। तो डीप लर्निंग क्या है। तो डीप लर्निंग एक ऐसी तकनीक है ना, एक ऐसी तकनीक है जो असंरचित डाटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को, है ना, जैसे टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, के माध्यम से ऑटोमेटिक लर्निंग को सक्षम बनाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी युक्ति संगत कार्रवाई करने की क्षमता से है, जिसमें एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग यही है कि बहुत सारे असंरचित डेटा होते हैं, उसको संरचित डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। इसे हम ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद क्या है मशीन लर्निंग, एमएल तकनीक क्या है। तो एमएल जो है एआई का ही एक रूप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि भारत सहित और ओवर जो जो देश है जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, तो ये सब एआई से संबंधित कौन कौन से विनियमन बनाए हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं, वो देखेंगे कि उनकी क्या कार्य प्रणाली है एआई के विषय में। तो सबसे पहले हम भारत को देखेंगे। तो भारत में देखेंगे कि नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में किया गया, और ये क्या है एक थिंक टैंक के रूप में भारत में ये काम करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया है कि एक राष्ट्रीय रणनीति बनाया है एआई से रिलेटेड। एक राष्ट्रीय रणनीति बनाया जिसमें 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उसमें ये चीज कहा गया उसको रिस्पॉन्सिबल, क्या नाम है, राष्ट्रीय रणनीति और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल जैसी एक रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट एक बनाई है, जिसमें क्या है उसके मतलब मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किए हैं कि एआई में क्या डिमेरिट है, क्या मेरिट है, क्या क्या करना चाहिए, उन सभी चीजों का एक दस्तावेजीकरण किया गया है, ठीक है। ये इंडिया में किया गया नीति आयोग के द्वारा। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे ब्रिटेन में क्या किया गया। तो ब्रिटेन में क्या है कंपनियों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए श्वेत पत्र जारी किया गया है, ठीक है। ये ब्रिटेन ने किया है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने एआई बिल ऑफ राइट्स हेतु एक ब्लू प्रिंट जारी किया है। और इस ब्लूप्रिंट में क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि एआई के जो नकारात्मक प्रभाव होगा उसको रेखांकित करेगा और उसे पॉजिटिव वे में उसे यूज करेगा और आर्थिक और नागरिक आधार जो अधिकार है उसकी पुष्टि करके उसके सकारात्मक जो नकारात्मक पक्ष होगा उसको उद्घाटित करके उसके सकारात्मक पक्ष में ऐड करेगा, ठीक है। तो इसे हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जैसे कि चाइना जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर क्या कर रहा है। तो जैसे कि वर्ष 2022 में चीन ने विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और एआई को लक्षित करने वाले विश्व के कुछ पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियम बनाए, मतलब ऐसे कुछ नियम बनाए हैं जो संपूर्ण चाइना के लिए बाध्यकारी हो, सभी नागरिकों के लिए, जैसे जो चीन के नागरिक हैं तो उनके लिए बाध्यकारी एक एल्गोरिदम बनाया है, ठीक है।
तो इसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जैसे कि एआई हो गया, एमएल हो गया और डीएल हो गया, मतलब तीनों में हम अंतर देखेंगे। तो तीनों में अंतर क्या है, आप ये समझिए कि एआई जो आया है वर्ष 1950 के दशक में प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। और एआई का मतलब भी आपको समझा दिया है कि मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण करना है ना, अनुकरण करना है। और एमएल जो है, एआई है, एमएल और डीएल सामान्य शब्द है और कभी कभी ये एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र बना है, जैसे कि यहाँ पे है ना डीप लर्निंग, डीएल है ना, उसके बाद मशीन लर्निंग है, एमएल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रेड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, ये है, समझ गए। ये एआई तकनीक है ना, ये एमआई है और ये एमएल है और डीएल है, डीएल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब इसके कार्यों के अनुसार हम कह सकते हैं। सबसे पहला है कि नैरो एआई, है ना, नैरो या वीक एआई, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। देखिए, अगर मेंस में हमें क्वेश्चन लिखने आता है तो हम इसको डिफाइन जरूर करेंगे कि एआई जो है, एआई है ना, एआई जो है इसके प्रकार है ना, अलग अलग श्रेणी में विभाजित किए हैं, तो इसके प्रकार में हम कहते हैं। तो ये श्रेणी है, श्रेणी को दो पार्ट में विभाजित करते हैं, एक है वीक, है ना, एक है नैरो एआई और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाते हैं, एआई को डिफाइन करते हैं, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इस पे हम ध्यान देंगे। तो वीक एआई और नैरो एआई क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रकार है जिसका अनुप्रयोग किसी विशिष्ट या सीमित क्षेत्र तक किया जाता है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे वीडियो गेम, वीडियो गेम में नैरो एआई का प्रयोग किया जाता है। शतरंज खेलने में नैरो एआई का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत असिस्टेंट जैसे अमेजन का एलेक्सा है ना, अमेजन का एलेक्सा है, एप्पल का सीरी है, तो ये सब जो कार्य करता है वो वीक या नैरो एआई के थ्रू कार्य करता है। स्ट्रॉन्ग एआई की बात करेंगे तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा मानव समान कार्यों को किया जाता है, यानी मानव समान कार्य वे कार्य होते हैं जो मानव ही करते हैं, ठीक है। और मानव के समान मतलब मशीन जो जैसे मानव कार्य करते वैसे मशीन कार्य करेंगे, वो जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एआई होगा, है ना। ये अधिक जटिल प्रणाली होती है और इन्हें उन स्थितियों को संभालने के लिए प्रोग्राम किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। और इसके अनुप्रयोग को सेल्फ ड्राइविंग कारों में देखा जा सकता है। हाल ही में ये लॉन्च किया गया और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइवरलेस कारें चल रही है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल है जो काफी ही महत्वपूर्ण है, इसे हम ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इसके प्रकार। वो तो श्रेणी था, श्रेणी कितने, तो दो है, नैरो और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग। एआई के प्रकार हम देखेंगे तो रिएक्टिव एआई पहला जो है, दूसरा है सीमित एआई, तीसरा हम देखेंगे थ्योरी ऑफ माइंड्स एआई, और चौथे हम देखेंगे सेल्फ अवेयर एआई, ठीक है। तो मेंस में क्वेश्चन अगर आता है एआई कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार में आपको 4 प्रकार देना होगा। जैसे रिएक्टिव एआई, इसमें इनपुट के आधार पर आउटपुट को बेहतर करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम इनपुट देते हैं, है ना, जितना हम देते हैं उतना हम लेते हैं, जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये क्या होता है, रिएक्टिव एआई होता है। अगर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या है, सीमित मेमोरी एआई। यह प्रणाली पिछले अनुभवों के अनुकूल होने के साथ ही नवीन डेटा के आधार पर खुद को अपडेट कर सकती है, ठीक है। इसमें अक्सर अद्यतन की मात्रा सीमित होने के साथ मेमोरी को लेस अपेक्षाकृत कम होती है। मेमोरी इसमें मेमोरी की जो लेंथ होती है वो कम होती है ऐसी, ठीक है। उदाहरण के लिए स्वचालित वाहन पिछले अनुभव के साथ सड़क की स्थिति पर संचालित होता है। तो ये है जो सीमित मेमोरी एआई, यानी कि रिएक्टिव एआई है ना, ये जो है रिएक्टिव एआई से ये बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ माइंड्स एआई। तो इसमें पिछले अनुभवों से सीखने और उन्हें बनाए रखने की व्यापक क्षमता होती है, ठीक है। और इस प्रकार की एआई में चैट बॉट शामिल है जो ट्यूरिंग टेस्ट पास करने के साथ ही एआई को एक इंसान के समान
प्रस्तुत कर संशय में डाल सकती है। यहाँ पे ये देखेंगे ट्यूरिंग टेस्ट मतलब क्या होता है। मतलब ट्यूरिंग टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जो किस तरीके से कार्य करता है, उसकी कार्य क्षमता का आकलन किया जाता है। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट एआई प्रणाली की जांच की एक ऐसा तरीका है जिसमें यह निर्धारित होता है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने में सक्षम है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। यानी कंप्यूटर की इंसानी क्षमता के अनुसार सोचने की क्षमता की जांच होती है कि क्या वो सक्षम है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो प्रकार है, चौथे प्रकार में सेल्फ अवेयर एआई। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह अपने स्वयं के अस्तित्व के प्रति संवेदनशील और जागरूक होता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई कभी भी चेतन या जीवित अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एआई के विषय में, ऑगमेंटेड एआई है ना। ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस और एआई के बीच अंतर, लक्ष्य में अंतर के आधार पर हम देखेंगे, है ना। लक्ष्य के अंतर के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसी मशीनें बनाने पर केंद्रित है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वायत्त रूप से कार्य कर सकती है। और दूसरी अगर हम देखें तो ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का अर्थ है मानव बुद्धि के अनुप्रयोग से प्रौद्योगिकी की दक्षता को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके प्रयोग आएंगे कि क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होता है कि दवाओं का विश्लेषण करने में, उसके डिजाइन बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR में जैव चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नैतिक, है ना, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। मतलब क्या है ना कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैतिक रूप से इसका उपयोग हो यह सुनिश्चित करने हेतु एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है, जैसे पहला होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दूसरा व्यापार के क्षेत्र में। तो व्यापार के क्षेत्र में कैसा, किस प्रकार यूज होगा, तो इसकी डेटा एंट्री होगी। अगर देखिए क्या होता है, अमेजन में हो, फ्लिपकार्ट हो, किसी भी जो सम प्रोडक्ट जो बेचती है, तो उस साइट पे देखते हैं कि एक बार विजिट करने के बाद वही सिमिलर प्रोडक्ट बार बार आता है। तो ये क्या है, एआई का ही कमाल है, जो व्यापार व्यवसाय को क्या होता है उसको एनालिसिस करता है और उसका रिजल्ट देता है। तो ये एआई से ही संभव है। तो व्यापारिक क्षेत्र में भी अब लाभ को भी अर्जित करता है, लाभ के एनालिसिस करता है, तो ये एआई के थ्रू ही होता है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी क्या होता है कि एआई हाल ही में क्या है कि IIT खड़गपुर ने नेशनल एआई रिसोर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ सहयोग स्थापित किया है। ये तो एक फैक्ट हुआ। यह भविष्य में बेहतर टीचिंग और लर्निंग के लिए आंखों की गति, संकेत और अन्य मापदंडों की निगरानी जैसे तंत्रों का उपयोग करेगा। तो समझ गए ये क्या है, शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव की बात कर रहा है एआई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका है ना, तो न्यायपालिका के एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। न्यायपालिका यह एक एआई प्रणाली है जिसका नाम है सुभाष, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ये क्या, सुभाष जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कोई भी जो भाषा होगा जिससे समझ में नहीं आ रहा तो उसे क्या करेगा, अनुवाद करेगा, जो क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों के अनुवाद में सहायता प्रदान कर सकती है। तो ये क्या है, न्यायपालिका को भी एआई के थ्रू सहयोग प्राप्त हो रहा है। सुस्पेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी, हाल ही में इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों जो सुवास है, सुस्पेस है, ये न्यायपालिका के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी यानी बदलाव का है कि अगर कोई भी क्षेत्रीय जो निर्णय होते हैं वो सभी लोगों तक पहुंचे, तो उस चीजों को मतलब उस भाषा को अनुवाद करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं साइबर सुरक्षा, है ना। तो साइबर सुरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से एआई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे हम देखें तो एग्रीकल्चर में भी, है ना, कृषि में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एआई का प्रयोग होता है। जैसे कि मिट्टी का विश्लेषण करना होगा, है ना, अनाज जो होते हैं तो उसका विश्लेषण, उपज का विश्लेषण करना होगा कि कितना उपज देगा। तो इन सभी चीजों का विश्लेषण जो होता है वो एआई के थ्रू होता है। अगर हम बात करते हैं तो खेल के क्षेत्र में भी हम एआई का प्रयोग हम देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी का हम ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं एआई के लाभ क्या है। तो एआई के लाभ जो होंगे वो क्या है, सटीकता, बेहतर निर्णय। सटीकता सबसे पहला पॉइंट है, सटीकता होना, सटीक होना। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो 99.9% सटीक होते हैं। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता इसमें होती है। नवाचार में वृद्धि होता है ना, नवाचार में वृद्धि करता है ये। उत्पादकता में वृद्धि, जैसे है ना कि कार्य पद्धति, जैसे उत्पादकता को हम किस क्षेत्र में देखेंगे, हम कृषि में भी देख सकते हैं, है ना, कृषि में देख सकते हैं, व्यापार में देख सकते हैं, है ना, व्यापार में देख सकते हैं। व्यक्तिगत, हम व्यक्तिगत की बात करते हैं तो व्यक्तिगत की उत्पादक जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो शैली होती है, क्या है, ये उत्पादकता में ही वृद्धि। तो हम उत्पादकता में भी वृद्धि हम देखते हैं। निरंतर सीखने की क्षमता और अनुकूलता में भी ये एआई जो है वो लाभ पहुंचाती है ना। तो इन सभी लाभों को हम देखेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा, और ये बेहतर रिजल्ट जो है वो सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका लाभ था, ठीक है। और आज का जो एआई जो वीडियो था, ये वीडियो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसका रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, जो काफी अच्छा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।